नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के एक बहुत ही अहम दौर की। ये है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय, जब बड़े बड़े राज्य उभर कर सामने आए। इन्हें महाजनपद कहा जाता है। जी। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इस दौर पर रोशनी डालते हैं। तो आज हम इन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये राज्य कैसे बने, क्या खासियत थी इनकी, और ये समय इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। बिल्कुल। चलिए इस पर एक अच्छी गहरी बातचीत करते हैं। हाँ, तो ये वो दौर था जब भारत में ना धीरे धीरे जो कबीलाई व्यवस्था थी, जिसे पहले जनपद कहते थे, जनपद, हाँ। उससे आगे बढ़कर बड़े क्षेत्रीय राज्य बन रहे थे। और इस बड़े बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी लोहे की तकनीक का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। अच्छा, तो इस लोहे वाली बात से ही शुरू करते हैं फिर। कैसे कैसे इसने सब कुछ बदल दिया। देखिए, लोहे का असर दो तरह से हुआ। एक तरफ खेती के लिए बेहतर औजार बने, जैसे लोहे के फाल वाले हल। हम्म। इससे क्या हुआ कि जंगल साफ करके ज्यादा जमीन पर खेती करना आसान हो गया हम्म। और अनाज की पैदावार भी बढ़ी, मतलब जरूरत से ज्यादा होने लगी। अच्छा, सरप्लस। हाँ, सरप्लस। और इसी अतिरिक्त अनाज ने गंगा घाटी में कई शहरों को पनपने में मदद की, जैसे चंपा, राजगृह, अयोध्या, कौशाम्बी, काशी, ये सब शहर। और दूसरा असर क्या था। दूसरा था हथियारों पर। हम्म। लोहे के बेहतर हथियार बने, तो जो योद्धा वर्ग था वो और ताकतवर हो गया। जाहिर है। अब वो सिर्फ अपने इलाके की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो पड़ोसी क्षेत्रों पर कब्जा करके अपना राज्य भी बढ़ा रहे थे। मतलब कि अब जोर कबीले या जन से हटकर जमीन यानी जनपद पर आ गया था, ऐसा। बिल्कुल सही। ये सोच में एक बड़ा बदलाव था। आपकी पहचान अब सिर्फ कबीले से नहीं, बल्कि उस इलाके से जुड़ गई जहां आप रहते हैं। और वो जो पाणिनि की मशहूर किताब है ना, हाँ हाँ, व्याकरण वाली। हाँ, उसमें भी उस जमाने की जबान और समाज की झलक मिलती है। उसमें भी ये दिखता है कि लोगों की वफादारी अब कबीले से ज्यादा इलाके यानी जनपद से जुड़ गई थी। और फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते यही जनपद महाजनपद बन गए। हाँ, ये और मजबूत होकर महाजनपद बन गए। कई बार ऐसा भी हुआ कि छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर एक बड़ा महाजनपद बन गया। और स्रोत ये भी बताते हैं कि इनके उभरने के पीछे कई कारण थे, सिर्फ लोहा ही नहीं था। हाँ, कई चीजें थी। स्रोत कई तरफ इशारा करते हैं। पहला, जैसा हमने कहा, खेती से होने वाला अतिरिक्त अनाज, जिससे शहर बसे। हाँ। दूसरा, खेती बढ़ी तो जाहिर है आबादी भी बढ़ी। तीसरा, शहरों के विकास के साथ नए सामाजिक समूह सामने आए, जैसे गृहपति, मतलब बड़े जमींदार, व्यापारी, अलग अलग कामों में माहिर लोग। अच्छा। चौथा, व्यापार बहुत बड़ा और अब चीजों की अदला बदली की जगह सिक्कों का इस्तेमाल शुरू हुआ। इससे लेन देन आसान हो गया, यानी एक तरह की मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। हाँ, कह सकते हैं। पांचवा, धन और सैन्य शक्ति, खासकर लोहे के हथियार। इनके दम पर शासकों ने अपने राज्य फैलाने शुरू कर दिए, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। राइट। छठा, टैक्स वसूलने का एक नियमित सिस्टम बना, परमानेंट आर्मी रखने का चलन शुरू हुआ। और आखिर में राजा, यानी जो शासन कर रहा है, और प्रजा, जिन पर शासन हो रहा है, उनके बीच का फर्क और गहरा हो गया। तो ये बड़े बड़े राज्य उभर रहे थे। और स्रोत में एक खास संख्या का जिक्र है, 16। हाँ, 16। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय ये इस काल के बारे में जानकारी का एक अहम जरिया है ना। बिल्कुल, बहुत अहम। उसमें इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है और ये पूरे भारतवर्ष में फैले हुए थे। हाँ, ये 16 महाजनपदों की गिनती काफी अहम मानी जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि इन राज्यों में ना मोटे तौर पर दो तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। दो तरह के? कौन सी? एक थे राजतंत्र, मतलब जहां राजा का शासन था जी। ये ज्यादातर गंगा के मैदानी इलाकों में थे। ठीक है। और दूसरी तरफ थे गणराज्य या गण संघ। गण संघ। हाँ, ये हिमालय की तलहटी और उत्तर पश्चिमी भारत के इलाकों में ज्यादा थे। तो इन 16 में कौन कौन से थे, कुछ नाम बता सकते हैं? हाँ, लिस्ट तो है, जैसे अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्सक, अवंती, गांधार और कंबोज। वाह, काफी सारे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख राज्यों पे जरा और बात करते हैं। काशी से शुरू करें, सुना शुरुआत में काफी शक्तिशाली था। हाँ, काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, वो वाकई शुरुआती दौर में एक अहम ताकत था। अपने सूती कपड़ों और घोड़ों के बाजार के लिए बहुत मशहूर था। अच्छा। इसका अपने पड़ोसियों से, खासकर कोसल, मगध और अंग से लगातार झगड़ा चलता रहता था।
कभी ये जीतता, कभी हारता, लेकिन आखिरकार इसे पहले कोसल ने और फिर मगध ने अपने राज्य में मिला लिया। तो मतलब पावर शिफ्ट होती रहती थी। बिल्कुल, उस दौर में ताकत बहुत बदलती रहती थी। काशी के बाद कोसल का जिक्र आता है, इसका मगध से काफी करीबी रिश्ता भी रहा है ना? हाँ, कोसल राज्य जो है वो आज के पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में था। राजधानी थी श्रावस्ती। अयोध्या जैसा शहर भी यहीं था। यहाँ के राजा थे प्रसेनजित। उनके मगध के राजा बिंबिसार और फिर अजातशत्रु के साथ बड़े जटिल रिश्ते थे। कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी। अच्छा। हाँ, शादियां भी होती थीं और फिर दहेज में काशी जैसी चीजों का लेन देन राजनीतिक फायदे नुकसान के हिसाब से होता था। दिलचस्प। हाँ, और प्रसेनजित के समय में ही कोसल के तहत कपिलवस्तु के शाक्यों का गणराज्य भी आता था, जहां से गौतम बुद्ध थे। ओहो, अच्छा। लेकिन आखिरकार कोसल भी मगध की बढ़ती ताकत के सामने टिक नहीं पाया और उसी में मिल गया। तो सबका अंत मगध में ही हो रहा है क्या? पड़ोसियों का क्या हुआ? अंग का भी जिक्र था स्रोत में। हाँ, अंग राज्य मगध के पूरब में था। राजधानी थी चंपा। ये व्यापार और दौलत के लिए जाना जाता था। चंपा। हाँ, कहते हैं यहाँ के व्यापारी दूर दराज तक, शायद दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार करने जाते थे। उस इलाके को सुवर्ण भूमि कहते थे। सुवर्ण भूमि। पर इसकी किस्मत ज्यादा दिन अच्छी नहीं रही। मगध के राजा बिंबिसार ने इसे जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। ये मगध के विस्तार की एक तरह से शुरुआत थी। और फिर आता है मगध। आखिर ये इतना ताकतवर कैसे बन गया? क्या खास था इसमें? मगध की कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। ये आज के बिहार में पटना और गया जिलों के आसपास का इलाका था। लोकेशन कमाल की थी। एक तरफ गंगा और सोन जैसी नदियां, दूसरी तरफ विंध्य की पहाड़ियां। पुरानी राजधानी जो थी, राजगृह या गिरिव्रज, हाँ, वो तो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। इसिगिली, वेपुल ऐसे नाम है उनके, तो हमला करना बहुत मुश्किल था। अच्छा, नेचुरल फोर्टिफिकेशन। बिल्कुल। बाद में पाटलिपुत्र राजधानी बनी, वो नदियों के संगम पर थी, तो वो भी सुरक्षित और व्यापार के लिए अच्छी थी। और संसाधन? हाँ, यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ थी और शायद आसपास लोहे के भंडार भी आसानी से मिलते थे। लोहा फिर आ गया। हाँ, और फिर राजा भी बड़े महत्वाकांक्षी हुए। बिंबिसार और उसका बेटा अजातशत्रु, इन्होंने इन सभी फायदों का भरपूर इस्तेमाल किया। इन्होंने युद्ध भी किए और कूटनीति भी अपनाई। पड़ोसी वज्य संघ से इनका लंबा संघर्ष चला, आखिर में उसे भी हराया, पाटलीगाम में किला बनवाया। तो मतलब सही जगह, सही संसाधन और सही लीडरशिप। हाँ, कह सकते हैं मगध का असली सीक्रेट सॉस शायद यही था कि उसके पास सही समय पर सही चीजें थीं। उपजाऊ जमीन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, शायद लोहा और ताकतवर राजा। मगध के अलावा अवंती भी एक बड़ा नाम था, उसके बारे में क्या खास है? अवंती, ये मध्य भारत में था, आज का जो मालवा क्षेत्र है। इसकी एक राजधानी थी उज्जैनी, यानी उज्जैन। उज्जैन, हाँ। वो व्यापार और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र बनी बाद में। यहाँ का राजा था चंड प्रद्योत, वो काफी ताकतवर माना जाता था। अवंती बौद्ध धर्म का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बना, लेकिन आखिरकार इसे भी मगध ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, शिशुनाग वंश के समय में। और वत्स, उसका भी नाम था? हाँ, वत्स। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, इलाहाबाद के पास। कहते हैं ये कुरुओं की ही एक शाखा थे। राजा उदयन के भी मगध और अवंती से रिश्ते थे। इसने भी बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन अंत में ये अवंती में मिल गया। तो धीरे धीरे कंसोलिडेशन हो रहा था, छोटे राज्य बड़े राज्यों में मिल रहे थे। बिल्कुल, यही पैटर्न दिखता है। उत्तर पश्चिम के इलाके में भी कुछ अहम राज्य थे, जैसे गांधार और कंबोज। उनकी क्या कहानी है? गांधार, ये आज के कश्मीर और अफगानिस्तान की काबुल घाटी तक फैला था। राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला, ये तो बहुत मशहूर है। बहुत मशहूर। उस जमाने में शिक्षा का एक बहुत बड़ा और नामी केंद्र था। सोचिए, पाणिनि जिन्होंने संस्कृत व्याकरण लिखा, हाँ, और कौटिल्य यानी चाणक्य, दोनों का संबंध तक्षशिला से रहा है। कमाल है। ये व्यापार के रास्ते पर भी था, सिल्क रूट के पास, इसलिए काफी अहम था। राजा पुक्कुसती का जिक्र आता है, जिसने बिंबिसार के पास दूध भेजा था। बाद में इस पर ईरान के अकेमेनिड साम्राज्य का असर पड़ा, उसका हिस्सा भी बना। और कंबोज? कंबोज भी इसी इलाके में था, अपने बेहतरीन घोड़ों के लिए जाना जाता था। घोड़े? हाँ, इसका भी फारसी साम्राज्य से सामना हुआ। कहते हैं साइरस ने इसे हराया था। बाद में शायद ये एक गणराज्य बन गया। अच्छा, हमने अभी तक ज्यादातर राजतंत्रों की बात की, पर आपने शुरू में गण संघों का भी जिक्र किया था, स्रोत में भी है। ये क्या थे
और कैसे अलग थे राज्यतंत्रों से? हाँ, ये गणसंघ वाली व्यवस्था बहुत दिलचस्प थी। गण का मतलब होता है मोटे तौर पर समान दर्जा रखने वाले लोग या कुल, और संघ मतलब सभा या समूह। ठीक है। तो गणसंघ यानी ऐसे राज्य जहां शासन किसी एक राजा के हाथ में न होकर चुने हुए लोगों की एक सभा या कई कुलों के प्रमुखों द्वारा मिलकर चलाया जाता था। मतलब राजा नहीं था। एक अकेला वंशानुगत राजा नहीं था। ये ज्यादातर हिमालय की तलहटी या उत्तर पश्चिम के इलाकों में थे, हालांकि कुछ मैदानी इलाकों में भी थे, जैसे वज्जी। राजतंत्रों के मुकाबले ये आमतौर पर छोटे होते थे। इन्हें आद्य राज्य या प्रोटो स्टेट भी कह सकते हैं। तो कौन से प्रमुख गण संघ थे और उनका शासन कैसे चलता था? क्या कुछ उदाहरण है? सबसे मशहूर था वज्जी संघ। ये 8 कुलों का गठबंधन था, जिसमें लिच्छवी सबसे प्रमुख थे। इनकी राजधानी वैशाली थी, गंगा के उत्तर में। वज्जी संघ। हाँ, अजातशत्रु से इनका युद्ध हुआ था। हाँ। मगध के राजा अजातशत्रु ने काफी कोशिशों के बाद कूटनीति और शायद फूट डालकर इस संघ को तोड़ा था। एक और अहम गणराज्य था मल्ल लोगों का। इनकी 2 राजधानियां थी, कुशीनारा, जहां बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। बिल्कुल, और दूसरी पावा, जहां महावीर का निधन हुआ। अच्छा, दोनों महत्वपूर्ण स्थान। हाँ। दक्षिण में गोदावरी नदी के पास अस्सक नाम का भी एक गणराज्य या जनपद था। राजधानी पताली या पोतन। ये भी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। तो इनमें शासन चलता कैसे था? अगर राजा नहीं था तो? शासन चलाने के लिए एक सभा होती थी। उसमें उस गण के जो मुख्य कुल होते थे, उनके मुखिया या चुने हुए प्रतिनिधि होते थे। इन्हें भी राजा कह दिया जाता था कई बार। अच्छा। किसी भी मुद्दे पर खुलकर बहस होती थी। अगर सहमति न बने तो वोटिंग से फैसला होता था। शलाकाओं यानी लकड़ी की डंडियों से वोटिंग होती थी। वोटिंग भी? हाँ, अध्यक्ष भी चुना जाता था, लेकिन वो पद खानदानी नहीं होता था। इनकी मदद के लिए कोषाध्यक्ष, सेनापति वगैरह होते थे। तो क्या ये एक तरह का लोकतंत्र था, जैसे आज हम समझते हैं? इसे आज के लोकतंत्र जैसा समझना शायद ठीक नहीं होगा। हाँ, राजतंत्रों की तुलना में यहाँ ज्यादा बराबरी जरूर थी, कम से कम जो शासक कुल थे उनके बीच। ये व्यक्तिगत आज़ादी और अलग विचारों के प्रति ज्यादा सहनशील भी थे। न्याय व्यवस्था भी काफी विस्तृत थी, कई स्तरों पर सुनवाई होती थी। लेकिन कुछ तो फर्क होगा। फर्क ये था, और ये महत्वपूर्ण है, कि सत्ता असल में कुछ खास कुलीन क्षत्रिय परिवारों के हाथ में ही होती थी। वो ही सभा में बैठते थे, वो ही फैसले लेते थे। अच्छा, मतलब आम लोग नहीं? आम लोग, दास या मजदूर, वो शासन में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। तो इसे लोकतंत्र से ज्यादा एक कुलीन तंत्र मतलब ओलिगार्की कहना बेहतर होगा। ओलिगार्की, समझ गई। समाज में भी राजा वाले राज्यों जैसा कठोर वर्गीकरण शायद नहीं था। मोटे तौर पर शासक कुल थे, क्षत्रिय राजकुल, और बाकी लोग थे दास कर्मकार। प्रशासन भी शायद उतना बड़ा और कंट्रोल करने वाला नहीं था जितना राजतंत्रों में था। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? इस पूरे दौर को हम कैसे समझें? क्या मुख्य बातें हैं? संक्षेप में कहें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लोहे की तकनीक ने भारत में एक बड़ा बदलाव लाया। हाँ। पुरानी जो कबीलाई व्यवस्था थी, जनपद वाली, उसकी जगह बड़े बड़े क्षेत्रीय राज्य यानी महाजनपद उभरे। करीब 16 ऐसे बड़े राज्य थे। 16 महाजनपद? हाँ, और हमने देखा कि इनमें 2 तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं थीं। एक राजतंत्र, जहां राजा का शासन था, और दूसरे गणराज्य या गणसंघ, जहां कुलों की सभा शासन करती थी। ये राज्य आपस में लगातार, आप कह सकती हैं, इंटरैक्ट करते थे, लड़ते झगड़ते थे, संधियां करते थे, गठबंधन बनाते थे। और इस सब उथल-पुथल में? हाँ, इस सब उथल-पुथल के दौर में धीरे धीरे मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं। और इसका महत्व क्या है? हमें ये सब जानने से क्या मिलता है? क्यों जरूरी है ये समझना? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दौर प्राचीन भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यहीं से हमें स्पष्ट रूप से परिभाषित राज्य मिलते हैं, शहर मिलते हैं, जटिल समाज दिखते हैं। हाँ। और अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं भी दिखती हैं। राजतंत्र बनाम गणराज्य। इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर बाद के बड़े भारतीय साम्राज्य जैसे मौर्य साम्राज्य खड़े हुए। सही बात है। और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है कि ये जो अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं थीं, राजतंत्र और गणराज्य, इन्होंने उस समय के समाज और संस्कृति को कैसे प्रभावित किया होगा। क्या राजतंत्रों में जीवन गणराज्यों से बहुत अलग था? ये सोचने वाली बात है। वाकई महाजनपदों का उदय एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हमने देखा कि कैसे तकनीक, राजनीति और समाज सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और कैसे धीरे धीरे एक नई व्यवस्था, एक नया पॉलिटिकल लैंडस्केप उभर कर सामने आया। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक और बात छोड़ जाता हूं,
जो स्रोत में कौटिल्य के हवाले से आती है। अच्छा, क्या? जिक्र है कि कंबोज, जो उत्तर पश्चिम में था, वो पहले राजतंत्र था लेकिन बाद में गणराज्य बन गया है उल्टा? जी। जब सब राजतंत्र बनते जा रहे थे या बड़े राजतंत्रों में मिल रहे थे? हाँ, ये उस समय की मुख्य धारा के क्या कहते हैं विपरीत लगता है। जब मगध जैसे बड़े राजतंत्र बाकी राज्यों को निगलते जा रहे थे, तो सवाल उठते हैं कि उस दौर में कंबोज में से क्या हुआ होगा कि वो राजतंत्र से गणराज्य बन गया। ये हमें शायद बताता है कि उस समय भी राजनीतिक व्यवस्थाएं कितनी बदल सकती थीं, उनमें कितनी तरलता, कितनी अस्थिरता थी। शायद सब कुछ एक ही दिशा में नहीं जा रहा था। सोचने के लिए जरूर एक दिलचस्प नुक्ता है। बहुत मजेदार बातचीत रही। इस गहरे विश्लेषण के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।